OnlyFans. 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 आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो असल नहीं है। OnlyFans पर हर मुस्कुराता चेहरा किसी ना किसी डर के नीचे दबा है। कोई जबरदस्ती कैमरे के सामने है, कोई ब्लैकमेल हो रहा है, कोई सिर्फ 17 साल का है और जानता भी नहीं कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही। हर रोज लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं, कोई देखने के लिए, कोई कमाने के लिए। लेकिन जो पर्दे के पीछे होता है उसे न पुलिस देख पाती है, न समाज सुनना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं ये आजादी है, कुछ इसे क्रांति कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पूछा इस आजादी की असली कीमत कौन चुका रहा है? क्योंकि हर क्लिक के पीछे एक कहानी है जिसमें जबरदस्ती है, शोषण है, अकेलापन है और कई बार वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कंटेंट है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चाई से आंख मिलाने की हिम्मत रखते हैं तो आगे देखिए। As a teacher, I made around $42,000 a year. What are you making doing OnlyFans? In about the last year, I've made a little over $2 million. $4 million in a month? Yeah. $40 million? Something like that, yeah. It's about there. At the moment, it's like $1 million a month. 2 million. Wait, within 2 years. क्योंकि ये है OnlyFans का वो सच जो कोई नहीं दिखाता और शायद जो सबको देखना चाहिए। आप सोचते हैं OnlyFans सिर्फ कैमरे और स्क्रीन के बीच की कहानी है। कभी कभी वो कैमरा एक बंद कमरे की दीवार पर टिका होता है और स्क्रीन के उस पार एक लड़की रो रही होती है मजबूरी में। रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक लड़की ने बताया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बंद कमरे में कैद रखता था और जबरदस्ती OnlyFans के लिए वीडियो बनवाता था। मैं चिल्लाई, रोई, लेकिन कोई नहीं आया। यही नहीं, आंकड़े बताते हैं कि अगर OnlyFans के सिर्फ 0.3% क्रिएटर्स भी मानव तस्करी के शिकार हों तो ये हजारों जिंदगियां बनती हैं। हर एक क्लिक के पीछे एक टूटी हुई कहानी। और सबसे डरावनी बात यह है, ये सब पेवॉल के पीछे होता है। जिसे आम लोग प्राइवेट समझते हैं, उसी ने पुलिस और कानून को भी अंधा बना दिया है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पूछिए उनसे क्या उन्होंने कभी उस दरवाजे के पीछे झांका है जहां रोशनी नहीं, बस डर और ताले हैं। मैंने जब इस मामले की पड़ताल शुरू की तो सोचा था ये कुछ गिने चुने केस होंगे, लेकिन जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, एक औरत की चीख है, एक लड़की का रोता चेहरा और कोर्ट में जमा की गई वीडियो क्लिप्स मेरे सामने आती गईं। 2019 से 2023 तक रॉयटर्स ने 120 से ज्यादा मामले दर्ज किए जहां लोग बिना इजाजत के OnlyFans पर दिखाए गए। एक केस में एक लड़की का बीप कर उसका वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया और हजारों डॉलर में बेचा गया। क्लिक करने वाला शायद सोच रहा था कि यह सहमति से बनाया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे एक जिंदगी टूट रही थी। यूके पुलिस के पास कम से कम 18 केस पहुंचे जहां पीड़िता ने दावा किया कि उनके नाबालिग चेहरे को OnlyFans जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचा गया। 26 से ज्यादा अकाउंट्स ऐसे मिले जिनमें बच्चों के होने का शक था। OnlyFans का दावा है कि उनके पास AI और इंसानी मॉडरेशन है, लेकिन जब मैंने उन्हीं रिपोर्ट्स को देखा तो समझ आया कि सिस्टम कितना कमजोर है। AI तस्वीरों की उम्र नहीं समझता और इंसान शायद हर कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाता। ब्रिटिश संसद और अमेरिकी सेनेट में इसे लेकर बहस भी हो चुकी है। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर सुरक्षा सिर्फ सिस्टम पर छोड़ी जाए तो शिकार कौन बनता है? जब मैंने एक फाइनेंस डॉक्यूमेंट हाथ में लिया तो शुरुआत में सिर्फ नंबर दिखे, $50,000, $1.2 मिलियन, $8,300 वीकली पेआउट्स। लेकिन जब नामों को ट्रैक किया गया तो सामने आया कि ये कमाई उन लोगों की थी जो कैमरे के पीछे थे, ना कि जो कैमरे के सामने मजबूरी से खड़े थे। एक केस में एक शख्स ने पीड़ित महिला के नाम पर OnlyFans अकाउंट बनाया। वो महिला एक शेल्टर होम में थी, मानसिक रूप से अस्थिर, और उसी की तस्वीरें उसी के नाम से दुनिया को बेची जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स ने अकेले $1 मिलियन से ज्यादा कमाया और उस महिला को क्या मिला? कुछ नहीं, न पैसा, न इजाजत, न इंसाफ। कई बार जब पैसे मिलते भी हैं तो ट्रैफिकर्स पहले ही सारा कंट्रोल ले चुके होते हैं। अकाउंट उनके नाम पर होता है, पासवर्ड उनके पास होता है और पेमेंट गेटवे उन्हीं के बैंक में जाता है।
लेकिन सवाल है, जब ट्रैफिकिंग और धोखा साफ दिख रहा हो, तब क्या मिडिलमैन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? मैंने जो देखा वो सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, वो डिजिटल गुलामी थी, जहां शरीर और कंटेंट से पैसा कमाया गया लेकिन आत्मा को कुचल दिया गया। सिर्फ फिजिकली नहीं, ओनली फैन से जुड़े लोगों को बहुत गहरा मानसिक असर भी होता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें हर वक्त डर, शर्म और अकेलापन महसूस होता है। एक पीड़िता ने कहा, मैं शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाऊंगी। ये एक स्क्रीन पर क्लिक करने से कहीं बड़ा असर है। ये अंदर की चुप चिल्लाहट है जो कभी कभी जिंदगी भर शांत नहीं होती। 2022 में एक बड़ा डेटा लीक हुआ। 4 टेराबाइट से ज्यादा ओनली फैंस कंटेंट लीक होकर इंटरनेट पर फैल गया। कंपनी ने इससे इनकार किया, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है ओनली फैंस की संरचना इतनी सुरक्षित नहीं है जितना दावा किया जाता है। और क्योंकि ज्यादातर कंटेंट पेवॉल के पीछे छुपा होता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शोषण का कंटेंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब उसमें बच्चे या शोषित महिलाएं हों। एक अहम सवाल, क्या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इतनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है? इतनी रिपोर्ट्स, इतनी शिकायतें और फिर भी बार बार वही गलती। कभी ट्रैफिकिंग, कभी नाबालिगों की मौजूदगी, कभी डेटा लीक। क्या ये इत्तेफाक है या सिस्टम में ही कोई गहरी खामी है? जरूरत है इस मॉडल को दोबारा सोचने की, जहां पैसा सब कुछ ना हो और इंसानियत सबसे पहले हो। सिर्फ बालिग और सहमति से लोग जुड़ते हैं। सच्चाई, कई बार नाबालिगों और मजबूर लोगों का कंटेंट यहां पाया गया जिनकी कोई इजाजत नहीं होती। ओनली फैंस दिखता है जैसे ये कमाई का एक आज़ाद जरिया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत उतनी आसान नहीं है। शोषण, ट्रैफिकिंग, इजाजत के बिना कंटेंट, डेटा रिस्क और मानसिक चोटें, ये सब इसकी छिपी हुई सच्चाई है। जरूरत है कि ये प्लेटफॉर्म और जिम्मेदार बने, सिस्टम मजबूत हो, पीड़ितों को सुरक्षा मिले और कानून सिर्फ दस्तावेज में नहीं, असल जिंदगी में लागू हो। क्योंकि असली आज़ादी वही होती है जो सुरक्षित हो, सम्मानजनक हो और न्यायपूर्ण हो। अगर आपको ये सच्चाई जरूरी लगी तो इसे आवाज दीजिए। हमारा चैनल है थिंक मूड ऑन, जहां हम सिर्फ ट्रेंड नहीं, हकीकत दिखाते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली बार सोच समझकर स्क्रॉल करें।